हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो आपका 9 दिसंबर को सीआईबी का एग्जाम हुआ था एबीएफएम वाला, उसका पार्ट 2 रिकॉर्ड क्वेश्चंस का लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो हमने 20 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। यहाँ पर लगभग जो है 15 से 18 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हुआ हूँ। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट है cibwithashok.in। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9494787882। अगर आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे किसी भी कंसर्न के लिए। अगर आपका फ़ोन नहीं उठता है, मान लीजिए ऑफिस आवर ख़त्म हो गए हैं, आपको कॉल ज़रूर बैक जाएगी, इस बात को एश्योर मैं करके देता हूँ आपको। ओके, उसके बाद में गूगल प्ले पर हमारा ऐप है, आईफोन में भी हमारा ऐप है सीआईबी विथ अशोक, सर्च करिए आईफोन में भी और सीधे डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ था, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं फ्रेंड्स, कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर आपको याद आए, अगर आपको लगे कि मुझे पता है हाँ इसका ये क्वेश्चन आया था, तो करेक्शंस के लिए अगर आप चाहें तो हमें जो है डिटेल्स भेज सकते हैं, चाहे यूट्यूब पर कमेंट करके दे दीजिए क्वेश्चन, या आपके पास और क्वेश्चन हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करिए। वो सभी साथियों की मदद करेंगे जिनके एग्जाम रीशेड्यूल हो गए हैं और या फिर जो अगले जून 2024 के लिए तैयारी करें, उनको भी ये मदद करता है, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है हमको कि हाँ हमें किस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स रिगार्डिंग प्राइवेट इक्विटी इज अनट्रू। प्राइवेट इक्विटी की बात हो रही है, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 21 है आपका बी मॉड्यूल में। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी के बारे में बात हो रही है। तो एलबीओ क्या होता है, लेवरेज बाई आउट क्या होता है, कौन सा गलत है। आपको ज़्यादातर गलत ही पूछा है, सही नहीं है, ज़्यादातर नॉट वाले ही हैं। तो कौन सा सही नहीं है ये, तो लेवरेज बाई आउट जो होता है फ्रेंड्स, इंटेल्स द परचेज ऑफ कंपनी बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स लार्जली फाइनेंस्ड बाई डेट। ओके, यहाँ पर आई वो मिस हो गया, फाइनेंस बाई डेट, यानी कि लेवरेज बाई आउट क्या होता है, लेवरेज का मतलब ही कर्जा होता है। ओके, लेवरेज लेने का मतलब कर्जा लेकर के काम करना, यानी डेट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि जो है कर्जे की सहायता से किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं। ठीक है, परचेज ऑफ कंपनी, तो इसे लेवरेज बाई आउट कहते हैं, तो ये सही है। उसके बाद इसे पेशेंट कैपिटल भी कहते हैं, धैर्य वाली कैपिटल है ना, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेदर देन शॉर्ट टर्म रेगुलर रीइंबर्समेंट, लॉन्ग टर्म में आपको गेन होता है, ना कि जल्दी जल्दी में। प्राइवेट इक्विटी आर जनरली मोर लिक्विड देन पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक। यहाँ पर देखिए आ गया डिफरेंस। प्राइवेट इक्विटी जो होती है, देखिए आपका पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक क्या होते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक का मतलब ये हो गया कि जैसे रिलायंस का शेयर आपने खरीदा शेयर मार्केट में और उसको खरीदा बेचा, अब वो बहुत तेजी से खरीदते बिकते हैं। प्राइवेट इक्विटी कैसे बिकती है, प्राइवेट इक्विटी कहाँ क्यों जाता है, प्राइवेट है, यानी कि सिर्फ जैसे मुझे मान लो मेरी कंपनी मैं बना लेता हूँ सीआईबी विथ अशोक, और मैं इसके शेयर किसी को बेचना चाहता हूँ लेकिन प्राइवेट इक्विटी के तौर पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने 4-6 दोस्तों मित्रों इनसे ही बात करूँगा, मैं ओपनली आपको अवेलेबल नहीं करवाऊँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरली मोर लिक्विड का सवाल ही नहीं बनता। लिक्विड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपके हाथ में है, उसको आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा लेते हो, वही लिक्विड होता है। जैसे आपके पास मोबाइल है, 10-12 हज़ार का मोबाइल है तो आसानी से बिक जाएगा। आपके पास घर है 50 लाख का, क्या आसानी से बिक जाएगा। मैं सोचता हूँ मेरा घर 50 लाख का है, कल मुझे 50 लाख मिल जाए, नहीं संभव है। इसका मतलब मेरा घर कम लिक्विड है और मोबाइल फ़ोन ज़्यादा लिक्विड है। गोल्ड, सोना, 22 कैरेट का सोना है, तुरंत ले जाइए, सोना तुरंत खरीद लेगा, और ज़्यादा लिक्विड है। कैश, कैश तो लिक्विड ही है ना, कैश का मतलब क्या, पैसा ही तो चाहिए, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कैश ही होता है। तो यहाँ प्राइवेट इक्विटी जो है मोर लिक्विड नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। सीड फंडिंग क्या होती है, सीड फंडिंग में आपको जो है छोटा सा जो है पैसा दिया जाता है, थोड़ा सा पैसा दिया जाता है, ताकि जो आपके दिमाग में आइडिया है उस आइडिया को जो है आप डेवलप कर सकें, उसी के लिए सीड फंडिंग दी जाती है। तो बाकी सही है आपका सी ऑप्शन जो है, प्राइवेट इक्विटी ज़्यादा लिक्विड होती है, ये गलत हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार्टअप इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक इंटरनेशनल चैलेंज, स्टार्टअप से चैप्टर नंबर 20 स्टार्टअप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंगल यूज प्लास्टिक है, स्टार्टअप यात्रा के बारे में पूछा गया था। तो सिंगल यूज प्लास्टिक इंटरनेशनल जो चैलेंज था उसका किस मतलब उसका उद्देश्य क्या था, लॉन्च विद द फॉलोइंग अल्टरनेटिव टू सेलेक्ट फ्रॉम, मतलब आपको इन अल्टरनेटिव में सेलेक्ट करना, किस उद्देश्य के लिए जो है इंटरनेशनल चैलेंज करवाया गया था। तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो थी उसका फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में प्रयोग कम कर सकें, उसके लिए ये चैलेंज लाया गया था। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको है ना रिड्यूस कर सकें। क्लियर हो गया, मतलब कहने का कि जो है रिसाइकल नहीं हो पाती। सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या मतलब है, एक बार आपने पॉलीथीन खरीदी, उसको अगर आपने फेंक दिया तो वो पोल्यूशन ही करती है किसी भी माध्यम से। आप ज़मीन में
पोल्यूशन करेगी, अगर आप जलाएंगे पोल्यूशन करेगी, अगर आप पानी फेंकेंगे पोल्यूशन करेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक, तो हमें ऐसी प्लास्टिक की ज़रूरत है जो मल्टीपल टाइम जो है ना, पॉलीथीन जो है ऐसी चाहिए जिसे हम रिसाइकल कर सकें। तो उसी को जो है मतलब फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम प्रयोग हो सके, उसी के लिए ये चैलेंज लाया गया था। ओके, उसके बाद में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम टू बी बेनिफिट ऑफ टर्म लोन इज इनकरेक्ट, यानी टर्म लोन के बेनिफिट की बात हो रही है लेकिन वो गलत है, यानी ये टर्म लोन का बेनिफिट नहीं है। टर्म लोन से क्या फायदा होता है, देखो, बारोवर रिटेन्स हिज शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। अगर आपने लोन लिया है तो आपके शेयर कहीं नहीं गए, अगर आपके शेयर नहीं कहीं गए तो आपकी शेयर होल्डिंग बनी रहेगी और आपका मैनेजमेंट पर कंट्रोल बना रहेगा। तो ये पहला सही हो जाता है। इंटरेस्ट जो पे किया था उसमें भी टैक्स का रिबेट मिलता है, ये भी सही है। कंपनीज विद मीडियम टू हैवी बारोइंग आर ऑलवेज रेटेड अबव द वन हैविंग लो आर नो बारोइंग, ये गलत है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है, रेटिंग का बारोइंग से कोई खास लेना देना नहीं है। उसके बाद में कास्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू लॉन्ग टर्म लोन इज लोअर देन दैट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो ये बात सही है। अगर आप जो है इक्विटी कैपिटल में ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब इक्विटी कैपिटल महंगी होती है, ये बात ध्यान करके चलिएगा। इक्विटी कैपिटल इज कास्टली, क्यों कास्टली होती है, क्योंकि देखो वैसे तो अरेंज करना आसान है अगर हम लोन लेने की बजाय, क्योंकि लोन में क्या है कि हर महीने आपको ईएमआई बंध जाएगी, जितना फिक्स होगा उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इक्विटी कैपिटल की बात करें तो यहाँ डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड हम दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं प्रॉफिट हो तो नहीं देंगे, ये भी ठीक है। लेकिन फिर भी देखो इक्विटी कैपिटल आपके पास में आएगी तभी जब आप अच्छा रिटर्न दे पाओगे, इसलिए जो इन्वेस्टर होता है वो ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद किए बैठा रहता है, इसलिए आपको रिटर्न कहीं ना कहीं ज़्यादा देना पड़ जाता है। अदरवाइज आपको इक्विटी नहीं आएगी और जो इक्विटी है वो भी चली जाएगी आपकी, अगर आप अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। इसीलिए इक्विटी को मतलब एक्वायर करने में ज़्यादा महंगा पड़ जाता है लोन के मुकाबले, तो ये भी सही है। लेकिन ये वाला हैवी बारोइंग वाली कंपनियां जो है हमेशा रेट की जाती हैं अच्छी, ये जरूरी नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद में अगला देखिए, रिगार्डिंग द इक्विटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यहाँ पर भी गलत की बात हो रही है। हायर अमाउंट ऑफ इक्विटी प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस टू द लेंडर, अगर इक्विटी ज़्यादा है यानी कि कर्जा कम है, इक्विटी ज़्यादा है यानी कर्जा कम है। अगर कर्जा कम है इसका मतलब जो है जो लेंडर है वो सेटिस्फाई रहता है कि हाँ ठीक है कर्जा कम है, हमारा चुका देगा। इक्विटी पोर्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स या वेरियस फैक्टर, साइज और रिस्क प्रोफाइल, तो इक्विटी जो पोर्शन होता है वो डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पर, कितना प्रोजेक्ट का साइज है, क्या रिस्क प्रोफाइल, इन सब पर। कास्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी इज जनरली मच लोअर कंपेयर टू द कास्ट ऑफ रेजिंग अदर सिक्योरिटीज। देखिए यहीं पर गड़बड़ हो गई, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि अगर आपको फंड रेज करना है इक्विटी के थ्रू तो वो महंगा पड़ता है दूसरे माध्यमों के मुकाबले। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, जनरली मच लोअर, नहीं लोअर नहीं है, कहने में लोअर होता है लेकिन असलियत में ज़्यादा होता है। मैंने बताया क्योंकि जो आपका इन्वेस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किए बैठा हुआ है, तो ये गलत हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड बारोड फंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है, यानी कितना कर्जा है और कितनी इक्विटी है, इसी से रिलेशनशिप बनती है। तो ये भी सही है कि इक्विटी और बारोड फंड यानी कि डेट जो है डेट इक्विटी रेशियो से रिप्रेजेंट होता है, तो इट इज़ करेक्ट। तो आपका सी ऑप्शन गलत है, आपको इक्विटी से पैसा रेज करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है देन अदर सिक्योरिटीज, दूसरे तरीकों के मुकाबले। ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक्चुअल में एक पूरी केस स्टडी थी शायद इसमें, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन है। आईएसओ स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है, बता रहे हैं कि कौन सा सही है। तो आईएसओ 3210 सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, आईएसओ 14007 विथ इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट है, 14008 विद द मॉनेटरी इवेल्युएशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, 14097 विथ असेसिंग एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे के सारे सही मैच हैं, कहीं मैचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 से लेकर के 4 तक सारे के सारे इसी ऑर्डर में ही है फ्रेंड्स, ओके। यानी कि आईएसओ 32210 जो है आपका सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, इसी तरीके से सारे के सारे करेक्टली मैच है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक पेज अगर एक फोटो है उसको अगर हम याद रख पाते तो ये आंसर हो जाता है। अब आता है ये भयंकर क्वेश्चन, देखिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसके बेनिफिट से रिलेटेड बात हो रही है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत ऐसे एडिशनल फाइनेंसिंग सोर्सेस अगर हम जो है अरेंज करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, यूटिलाइजिंग ए लार्ज पूल ऑफ इन्वेस्टर्स।
हम इन्वेस्टर्स के लार्ज पूल को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ए जो है आपका मैच हो जाता है 3 में। हेल्पिंग ग्रीनिंग ऑफ ब्राउन इंडस्ट्रीज, ब्राउन इंडस्ट्रीज और ग्रीन का क्या, ग्रीन मतलब जहाँ कार्बन जो है इमिशन नहीं होता है, ब्राउन इंडस्ट्री जहाँ पर खूब धुआं निकलता रहता है, कार्बन इमिशन होता रहता है। तो ग्रीनिंग ऑफ ब्राउन इंडस्ट्री को ग्रीन करने के उद्देश्य से आप क्या कर रहे हैं, ये करेंगे आप, इसके लिए क्या करेंगे, ये मॉडिफिकेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज लेस वेस्ट, एनर्जी सेविंग एंड कार्बन इमिशन। देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रीनिंग कर रहे हैं, ब्राउन इंडस्ट्री को ग्रीन करना है, यानी कि कार्बन इमिशन कम होना चाहिए। तो कार्बन इमिशन यहीं पर है, तो ये इसका हो गया। तो अगर हम इसको मैच करें, हमारा ए का हो गया 3, ठीक है, ए का हमारा कितना हो गया 3, हमारा हो गया सी का हो गया 1। अब अगर ये हो जाए तो बी और डी जो है मैच करवा लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। देखिए इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इशूअर्स, ठीक है, तो इशूअर की ट्रांसपेरेंसी और इसको जो है अगर हम बात करें तो ये हो जाता है डेमोस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ डेमोस्ट्रेशन ऑन पब्लिक इन्वेस्टर्स, ओपन एंड ऑनेस्ट ग्रीन पॉलिसी, डेमोस्ट्रेट कमिटमेंट। ओपन, ये पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर अब आपने बुक में ढंग से पढ़ा होगा तभी आंसर कर सकते हैं, ऐसे जनरल क्वेश्चन नहीं है और ना आसानी से आंसर किया सकता है। ओके, तो अगर आपने, मतलब कहने का ये है कि ऑनेस्ट और जो है ओपन ग्रीन पॉलिसी होगी तो वो क्या करेगी, वो आपको कमिटमेंट दिखाएगी। क्या दिखाती है, कमिटमेंट के बारे में दिखाती है। बचा हमारा पोटेंशियल कास्ट एडवांटेज, तो कास्ट एडवांटेज हम कहाँ से ले सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, मनी ऑन टैक्स रेट, प्रमोशन एंड रोड शो, है ना, इन सब में हम पैसा बचा सकते हैं, रोड शो वगैरह करने की ज़रूरत हमें नहीं रहती है। तो बस ये हो गया मैचिंग फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है, मैंने आपको बता ही दिया कि ऑप्शन किसका किससे मैचिंग है। फिर से एक बार अगर आप देखना चाहें, एडिशनल फाइनेंसिंग सोर्स कहाँ से रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पकड़ करके रखना पड़ेगा आपको। एडिशनल फाइनेंसिंग सोर्स का कहाँ से है, यूटिलाइज लार्ज पूल ऑफ इन्वेस्टर्स, ये यहाँ पर भी लिख गया है लार्ज पूल ऑफ इन्वेस्टर्स, ये यहाँ का नहीं है। ओके, ये इसी में का है। उसके बाद में ग्रीनिंग करनी है ब्राउन इंडस्ट्री को, तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बदलेंगे जिससे कार्बन इमिशन कम हो जाए। उसके बाद में अगर पोटेंशियल कास्ट का एडवांटेज लेना है तो हमें क्या करना होगा, रोड शो वगैरह में जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसको बचाना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी, क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए जो है ऑनेस्ट और जो है ओपन ग्रीन पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात हो रही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सा अनट्रू है, कहीं पर भी सही बात नहीं पूछते, सब बस घुमा करके। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सब चीज़ें, जैसे आपका बैंक है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ एकदम लिखा पढ़ी से चल रहा है, कहीं कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होने हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब इन डिटेल, द फंक्शन शुड बी कैरीड आउट बाय एवरीवन। हर किसी को क्या काम करना है डिसाइडेड है। SWO की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मैनेजर की पता है, स्केल 3 की पता है। ओके, ये हो गया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट हैव प्रीडिटरमाइंड चेन ऑफ कमांड सेट वे ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू इट। ऐसा नहीं है, जो आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर होता है, उसमें पहले से ही चेन ऑफ कमांड होती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सेट होता है। आप बैंक ज्वाइन करोगे तुरंत ही आपको पता चल जाएगा आपकी रिपोर्टिंग कहाँ कैसे होनी है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये अनट्रू है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेलीगेट्स डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप। हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई होती है। बैंक समझ लीजिए, बैंक का एग्जाम्पल है, वर्क टेक प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल कनेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ काम जो है, मतलब जो वर्क है उसको ज़्यादा वैल्यू जाती है, पर्सनल रिलेशनशिप बाद में आती है। तो ये दूसरी, पर्सनल कनेक्शंस दूसरी हो जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। इसका मतलब जो है हमें प्रोडक्टिविटी पर प्रायोरिटी देनी है, देन कि हमें आपस में दोस्त दोस्त खेलना है, वो नहीं होता है यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो गलत क्या हो गया, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि चेन ऑफ कमांड होती है, यहाँ लिखा है कि नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल में चेन ऑफ कमांड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी है भाई, ये हिसाब से अगर देखा जाए हर क्वेश्चन यूपीएससी की तर्ज पर ही रखा गया, ये सब यूपीएससी में ही होता है, नॉर्मल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज ट्रू। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल पर 5 नंबर की केस स्टडी इन्होंने पूछी थी, ठीक है। पहले लगता नहीं था कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इस बार इन्होंने इंपॉर्टेंट बना दिया इसको। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बारे में कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। देखो भाई इसमें कौन सा ट्रू है। पहला, इट इज़ वाइटल इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग इन रिलेशनशिप इनसाइड अ कंपनी। तो कंपनी के अंदर में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है, सही है। इट इलस्ट्रेट प्राइमरी फंक्शन एंड हाउ दीज फंक्शन आर रिलेटेड टू वन अदर, ये भी सही है। प्राइमरी फंक्शन क्या है उसके बारे में बताता है चार्ट के थ्रू। इट डिस्क्राइब द फॉर्मल चैनल ऑफ पावर एंड डिग्री ऑफ अथॉरिटी हेल्ड बाई ईच मैनेजर इन चार्ज ऑफ रिलेटेड फंक्शन। तो ये भी बताता है कि हाँ किसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं।
इट मे कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ऑफ ओवरलैपिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज रिडंडेंट लेबर। अब यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी, देखो ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी नहीं होती बल्कि क्लियरिटी लाता है, चार्ट के थ्रू ये क्लियर होता है कि किसकी अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी की ओवरलैपिंग नहीं है कि एक आदमी 3-3 लोगों को रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो अथॉरिटी की ओवरलैपिंग नहीं होती है, रिडंडेंट लेबर नहीं बढ़ता है। चार्ट का पर्पज ही यही है। जो चीज़ हम अभी ब्रेन मैप कहते हैं या चार्ट बोलते हैं, उससे क्या करते हैं, हम चीज़ों को आपको समझाते हैं। चार्ट बना दिया मैंने तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं, राइट। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर हमने जो है फोटो बना करके आपको क्लियर दिखाया हुआ है, हाथ से बनी हुई फोटो है। तो वो क्या कर रहा है, आपको क्लियरिटी ला रहा है, ना कि उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो रही कि ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी। तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो चौथा नहीं सही है, बाकी के 3 करेक्ट हैं आपके। ओके, चार्ट के बारे में तो 1, 2 एंड 3 ओनली। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैनुअल से भी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना 5 नंबर की केस स्टडी थी। रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम इज ट्रू, कौन सा सही है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल मेक इट पॉसिबल फॉर एम्प्लॉय टू क्विकली वेरियस प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस। क्विकली लर्न होगा फ्रेंड्स, ओके, ये गड़बड़ हो गई है, क्विकली लर्न है यहाँ पर, ओके, LEARN है। वैसे तो मैं ध्यान रखता हूँ लेकिन फिर भी एक आधी जगह मिस्टेक हो ही जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल क्या करते हैं, एम्प्लॉय को आसानी से जो है डिफरेंट जो प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस हैं उनको लर्न करने में मदद करते हैं। तो ये सही है फ्रेंड्स, ओके, यही ट्रू है। मैनुअल मेक द डिसीजन मेकिंग मोर डिफिकल्ट, तो ऐसा नहीं है। मैनुअल की वजह से डिसीजन लेना आसान होता है। मैनुअल रिजल्ट इन इंक्रीज स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड, ये भी नहीं सही है। इंफॉर्मेशन सच है ऑर्गेनाइजेशन गोल पॉलिसी जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल बनाया ही जाता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ताकि जो गोल है, पॉलिसी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर है, मेथड्स हैं, इनको इनकलकेट किया सके, उसमें शामिल किया सके, इसी पर्पज से बनाया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। सिर्फ एक ही चीज़ सही है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या करते हैं, एम्प्लॉय को तेज़ी के साथ में सीखने में मदद करते हैं। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था स्पैक से, पूछा है कि स्पैक क्रिएशन के बाद में 2 सिग्निफिकेंट प्रोसीजर कौन कौन से। आफ्टर क्रिएशन आप एक बार स्पैक आपने बना ली, स्पैक आपकी बन गई, अब 2 चीज़ें आपको क्या करने की जरूरत होती है। सवाल ये पूछा गया है, क्या आरबीआई से अप्रूवल लेना है, क्या बैंक से एनओसी लेना है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है, या प्रॉक्सी स्टेटमेंट फाइल करना है। तो 2, ना तो आरबीआई से अप्रूवल चाहिए ना बैंक से एनओसी चाहिए। शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी होता है, और प्रॉक्सी स्टेटमेंट जिसे शायद जो है फाइलिंग K8 फॉर्म भी कहते हैं, सुपर K8 ऐसे करके पढ़ाया है मैंने, वो भी जरूरी होता है। ओके, तो प्रॉक्सी स्टेटमेंट और जो है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, ये 2 चीज़ें आपके लिए फ्रेंड्स जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो यही तीसरा और चौथा सही है आपका, 3rd एंड 4th इज करेक्ट। उसके बाद में 1 मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ग्रोथ ट्रेंड, आपको क्या करना है, ग्रोथ ट्रेंड पता करना है। तो उसके लिए क्या करना है, एज्यूम द करंट स्टेटस है स्टेबल ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि ग्रोथ पैटर्न है, यहाँ पर पैटर्न है, क्या है, ग्रोथ पैटर्न है। तो ग्रोथ पैटर्न पता करने के लिए आपको क्या मानना होता है, देखिए 1 स्टेज मॉडल, 2 स्टेज मॉडल और 3 स्टेज मॉडल। उसमें क्या होता है, 1 स्टेज मॉडल में ये माना जाता है कि जो करंट स्थिति है कंपनी की प्रोग्रेस की, वो स्टेबल है, मतलब उसी स्थिति में कंपनी बढ़ती जा रही है। 2 स्टेज मॉडल में ये माना जाता है कंपनी शुरू में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, फिर उसकी ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। 3 स्टेज मॉडल मानता है कि पहले शुरू में कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, फिर स्टेबल हो जाएगी, फिर धीरे धीरे घटना शुरू करेगी। ये 3 स्टेज मॉडल है, 1, 2 और 3, ये 3 स्टेज मॉडल हो जाता है। तो ये है 3 स्टेज मॉडल। तो इसमें जो पहला वही बोल रहा है कि अगर आपको डिटरमाइन करना है ग्रोथ पैटर्न को, तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो करंट स्टेटस है वो स्टेबल ग्रोथ वाला स्टेटस है, स्टेबल ग्रोथ वाला। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ हो तो इसका आंसर दिया जा सकता है, वरना आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टार्टअप यात्रा का क्या पर्पज़ था, तो स्टार्टअप यात्रा जो है किस लिए आई हुई थी, तो यहाँ वही था कि जो है बूट कैंप लगाए जाएंगे। बूट कैंप हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पर जो है आइडिया का वैलिडेशन, अवेयरनेस वर्कशॉप और पिचिंग सेशन वगैरह होंगे। ठीक है, ये टायर 1 सिटी को नहीं करते हैं, बल्कि टायर 2 से लेकर के टायर 6 की सिटीज़ के लिए ये होता है। ओके, तो बूट कैंप होता है यहाँ पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ इसमें मॉडल, थ्योरी और हाइपोथेसिस का क्रिएशन होता है, डाटा की एनालिसिस की जाती है, कलेक्शन ऑफ एम्पेरिकल डेटा किया जाता है, लेकिन फोकस ऑन मोटिवेशन नहीं रहता है। तो क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। सो वी डोंट हैव एनी फोकस ऑन मोटिवेशन, ये हो गया। उसके बाद में रिलेटिव वैल्यूएशन में जब आप एसेट की वैल्यूएशन करते हैं, द मेथड फॉर वैल्यूइंग द एसेट यूज्ड बाय द रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल व्हिच वन इज,
वन ऑफ द फॉलोइंग, सही कौन सा है? तो कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल रेशियो विद द नियरेस्ट कंपटीटर हम करते हैं, ठीक है। रिलेटिव वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, नियरेस्ट कंपटीटर जो है उसका फाइनेंशियल रेशियो से कंपेयर करते हैं। इसमें वही बताया था कि जो प्लॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि एक प्लॉट मेरा यहाँ पर है, बगल में जो प्लॉट है वो अगर 4,000 रुपये स्क्वायर फीट बिक रहा है तो मेरा भी इसी के आसपास बिक जाना चाहिए, ये हम एजम्पशन करते हैं, इसी के बारे में होता है रिलेटिव वैल्यूएशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फाइनेंशियल जो रेशियो होते हैं कंपटीटर के उसी को कंपेयर करते हैं, ओके। उसके बाद में एसेट वैल्यूएशन process using the discounted cash flow approach is predicted on one or more of the following। अगर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज करें तो उसमें क्या होता है, उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क फैक्टर। डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम जितनी भी फ्यूचर की वैल्यू हैं उनका डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क फैक्टर, ये होता है। अगर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो करना है तो उसके लिए यही करते हैं हम, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह ये सब नहीं होती है। उसके बाद में बात करते हैं, ये बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन सिंपल है, कहानी इतनी ज़्यादा है। इसमें पूछा गया है कि जो एंजल इन्वेस्टर्स होता है ना, अल्टरनेट इन्वेस्टर फंड में जो व्यक्ति एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर्स किसे कहते हैं, उसके लिए कितने रुपए का फंड होना चाहिए। तो ये है एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु पोजेस नेट टेंजिबल एसेट्स वर्थ एट लीस्ट, जिसका नेट टेंजिबल एसेट होता है कितने वर्थ के, तो उसे ही हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो कम से कम 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। 2 करोड़ रुपए की अगर टेंजिबल वर्थ है तो ही उसे एंजल इन्वेस्टर्स माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे 2 करोड़ यहाँ लिखा हुआ है, गिवन इन अ होल नंबर करोड़, तो वही 2 करोड़ रुपए, ठीक है। टिपिकली इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ, जो इंटरनेशनल फाउंडेशंस होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज होते हैं, वो फाइनेंसिंग कैसे करते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट की। जो ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव होते हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बिल गेट्स मिलिंडा ऑर्गेनाइजेशन है मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ है। और इसी तरीके से जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं या फिर है ना इंटरनेशनल फाउंडेशन हैं, ये लोग क्या करते हैं, ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए बैंक गारंटी देते हैं, अंडर राइटिंग देते हैं, इक्विटी देते हैं या ग्रांट करते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। तो चूँकि ये एक तरीके से ग्रीन इनिशिएटिव में बड़े बड़े दान कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रांट देते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। ये सब लोन वगैरह देने का कोई काम नहीं करते, सीधे सीधे दान कर देते हैं। जैसे वॉरेन बफेट ने मान लो 400 करोड़ रुपये डोनेट कर दिए कि हाँ इस ग्रीन इनिशिएटिव को हम 400 करोड़ रुपए ग्रांट कर रहे हैं, चलो ठीक है करो काम अपना, है ना। इतना कमाने के लिए हम और आप जो है पूरी ज़िंदगी जो है इधर उधर दौड़ते रहेंगे, या हो सकता है इस ज़िंदगी में कमाया भी ना जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन बॉन्ड इज कास्ट एसोसिएटेड विथ, मतलब ग्रीन बॉन्ड जब आप इशू करते हैं तो उसकी कास्ट में डिसएडवांटेज किस बात का आता है। जब आप ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे तो उसमें उसकी कास्ट में प्रॉब्लम आती है, जो है आपको डिसएडवांटेज मिलता है उसकी कास्ट से एसोसिएटेड। तो हमें जब भी आप ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे तो उसमें लेबलिंग, सर्टिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग कास्ट जुड़ जाती है। इसका चार्ज हमें एक्स्ट्रा वियर करना पड़ता है एक तरीके से। तो इसे ही फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन बॉन्ड की कास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड की कास्ट के साथ में डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ है, किस बात का, हमें लेबलिंग, सर्टिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग कास्ट पे करनी पड़ती। तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में यू हैव रीच टू द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। हमारी स्लाइडें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स जो है 20 क्वेश्चन पिछली बार मैंने करवाए थे, 18 और को करवा दिए आपको, तो 38 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब एक सेशन अगर और आ जाता है 10-12 क्वेश्चन, मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि और क्वेश्चन शेयर कर दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में दूसरा होता है, आफ्टरनून में कुछ दूसरा हो जाता है, इवनिंग में कुछ दूसरा हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर हिम्मत हो, टाइम हो आपके पास तो प्लीज़ शेयर करिए, है ना, तो कि हम कम से कम 20 क्वेश्चन और शेयर कर पाएँ। अगर 20 और करवा दिए तो 58 हो जाएगा, और सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है आपके आंसर मतलब जो है मार्क्स अच्छे उठ जाएँ इसमें, ठीक है। तो होप है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा, लाइक वगैरह कर दीजिए, ठीक है। देखिए जो चीज़ें यहाँ पर फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं ना, इसको मतलब जैसे अब ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ के आप री एग्ज़ाम में अपेयर हो जाना, बर्बाद हो जाओगे ना। हो सकता है IBF ने मेरा वीडियो देख लिया हो तो ये क्वेश्चन पूछे ही ना, कम वक्त आजकल चला हुआ है गेम बहुत अच्छा वाला है IBF के साथ में, तो मे भी वो ना पूछे। तो प्लीज़ जो है, जैसे मान लो अब क्या है कि यहाँ ग्रीन बॉन्ड की बात हो रही है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ग्रीन बॉन्ड जरूर पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। या ISO से रिलेटेड क्वेश्चन आया था
तो ISO जरूर पढ़ लीजिए। या फिर हमने स्टार्टअप में स्टार्टअप यात्रा की बात की, तो वहाँ और बहुत सारे स्टार्टअप यात्रा है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड स्कीमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, डेमो डे, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, तो वो पूरा पढ़ डालिए जो है कायदे से। जो चीज़ें, जो टॉपिक यहाँ उठाए गए हैं उन टॉपिक्स को जरूर देख लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन बदले, लेकिन रहेगा तो भाई मैकमिलन की बुक में कहीं ना किसी, जैसे फॉर्मल ग्रुप पे क्वेश्चन आया है अगर, तो फॉर्मल ग्रुप पूछेगा ना भाई, हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछे, कुछ और पूछ ले, लेकिन फॉर्मल ग्रुप से हो सकता है क्वेश्चन उठाए, तो हम वहाँ पर फायदा कमा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।